नमस्ते बच्चों, आप सभी का कक्षा 7 की विज्ञान की कक्षा में फिर से स्वागत है। इस कक्षा में हम लोग अभी अपना पहला पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी उसको पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी लिखे गए हैं जो पहले के वीडियो में उपलब्ध हैं। तो यदि किसी को पाठ पूरा समझना है और पढ़ना है तो उसे पहले की 2 वीडियो भी देखना आवश्यक है जो इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगी। और तो अगर इस पाठ को आपको पूरा समझना है, जैसे पहले ही कहा गया है, तो इसी YouTube चैनल से आप कक्षा 7 की उन्हीं दोनों वीडियो को जो पाठ 1 से संबंधित हैं आप देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। तो देखिए क्या लिखा है। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। अब देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें आई हैं कि जैसे जैसे कोई नई प्रौद्योगिकी आती है उससे मनुष्य की जीवनचर्या और कार्यकुशलता में सुधार आता है। कैसे आता है? उदाहरण के तौर पर देखिए, पहले के समय में गर्मियों में जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ती थी और पंखा या AC या कूलर वगैरह का प्रचलन नहीं था या वो खोजे नहीं गए थे, तब आदमी को गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय था? उपाय यही था कि वो हाथ वाला पंखा चलाया करता था। और गर्मियों में लोग गाँव में बाग वगैरह में चले जाते थे, वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा ठंडक महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो आज हमारे पास पंखे हैं, कूलर हैं, एयर कंडीशनर हैं, जिनका उपयोग करके हम लोग गर्मी से आसानी से बचत कर सकते हैं। तो यानी ये नई तकनीकें आई हैं जिनसे हमारी जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर एक और चीज़ आई है जिसको हम लोगों को देखना है, और वो चीज़ है, देखिए वो चीज़ है NCERT। NCERT यह एक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आया है, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का क्या तात्पर्य होता है? दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी शिक्षा जो सामान्य तरीके से क्लास में जाकर नहीं ली जाती और दूर से ही बैठकर प्राप्त की जाती है। यानी इसमें जो पढ़ने वाला मटेरियल है वो आपको डाक के माध्यम से अथवा टीवी के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है और आप उससे पढ़ते हैं। तो ये दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? इस जगह से पढ़ना है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या लिखा है? देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों के द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। अगली हेडिंग देखते हैं, हेडिंग नंबर 1.3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। पहली हेडिंग देखिए दी गई है औद्योगिक क्रांति। क्या है? आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। देखिए यहाँ पर इसमें एक शब्द आया है औद्योगिक क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या होता है और ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि उद्योगों के क्षेत्र में जब हम लोग नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और उससे उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो जाती है, तो इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ये औद्योगिक क्रांति जो आई थी ये सबसे पहले यूरोप में, और बल्कि यूरोप में भी सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, तो और उसके बाद फिर क्या हुआ ये आपके इतिहास के गुरुजी बताएंगे। हम लोग देखिए और आगे पढ़ते हैं। तो और आगे हम लोगों को यहाँ पर इस वाले पैरा से पढ़ना है। यहाँ से हम लोग और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है।
लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर का मतलब कि हम स्वयं बना ले रहे हैं। अब हमें ये चीज़ें बाहर से मंगानी नहीं पड़ती हैं। आगे देखिए, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में है। अब देखिए अगली हेडिंग, जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार का तात्पर्य हम लोग पहले ही एक बार बात कर चुके हैं। जनसंचार का तात्पर्य होता है सूचनाओं का एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाना। तो जनसंचार के क्षेत्र में क्या क्रांति हुई है देखते हैं इस हेडिंग में। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या हैं, आइए जानें। देखिए अगली हेडिंग जो पड़ी है वो कंप्यूटर। क्या लिखा है इसमें? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइपराइटिंग आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। अगली हेडिंग देखते हैं, इंटरनेट। यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। देखिए ये जो परिभाषा इंटरनेट की दी गई है ये पहले के समय के लिए तो सही थी, परंतु आज के समय में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की परिभाषा ये बिल्कुल अक्षरशः नहीं है। इसमें यह बात सत्य है कि इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही जुड़े हों यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों का मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप लोग यूट्यूब देख लेते हैं, जिसमें आप लोग वीडियोज़ देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग कोई चीज़ डाउनलोड कर देते हैं या कोई चीज़ अपलोड कर देते हैं, तो ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है, लेकिन इसमें कोई टेलीफोन वायर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी संजाल है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देश के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। देखिए अभी पीछे हम लोगों ने एक शब्द देखा था, एक शब्द आया था ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हेडिंग पड़ी हुई है, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए SMS, गेम खेलने के लिए आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने और देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए तथा अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए GPS, बैंक द्वारा पैसे के हस्तांतरण, इन सभी कामों के लिए आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिनको हम लोगों को देखना होगा। एक शब्द इसमें आया है, यहाँ पे देखिए SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये पहले मोबाइल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी देखिए चीज़ इसमें आई है, एक है GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी GPS क्या है? ये हमें ये बताता है कि किसी भी समय पर हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी स्थिति कहाँ पर है, यानी वो दुनिया के किस कोने में है। ये उपग्रहों के माध्यम से ही और संचार तकनीकी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग देखिए क्या दी गई है, कृषि। कृषि मतलब खेती।
देखिए क्या लिखा है, जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। देखिए, भारत जो था वो पहले कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। बहुत सारे खाद्यान्न को हमें विदेशों से मंगाना पड़ता था अपनी आबादी का पेट भरने के लिए। लेकिन धीरे धीरे देश में हरित क्रांति आई और देश के वैज्ञानिकों के और तकनीकी जो है उनके सहयोग से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे देश की कृषि का उत्थान हुआ और आज हम अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा लेते हैं। अतः आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि वह खाद्यान्न का निर्यात भी करने की स्थिति में है। और ये सब जो है वो हरित क्रांति की वजह से ही हुआ है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है ईंधन। ईंधन क्या होता है? वैसे अगर हम लोग सामान्य अर्थों में अर्थ देखेंगे तो ईंधन का मतलब है लकड़ी, कंडा, ये सब ईंधन के तौर पे हम लोग जानते हैं, या एलपीजी हो गई, गैस, ये सब ईंधन के तौर पे जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये ईंधन के तौर पे जानते हैं। लेकिन ईंधन का मतलब केवल यही नहीं है। ईंधन का तात्पर्य होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस यानी एलपीजी जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके उपयोग से समय और श्रम दोनों की ही बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। चिकित्सा यानी उपचार। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई नई औषधियों की खोज हुई है। देखिए हैजा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। हैजा शब्द हिंदी का शब्द है, इसको अंग्रेजी में कॉलरा कहते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है मियादी बुखार, जिसको अंग्रेजी में टाइफाइड कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम के लिए उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग किया जा रहा है। इससे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता प्राप्त हुई है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अगली हेडिंग देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है और इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में किया जाता है। इससे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। इस युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है मिसाइल। मिसाइल को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रक्षेपास्त्र। ये क्या होते हैं? ये ऐसे रॉकेट होते हैं जिनका उपयोग करके हम लोग दुश्मन देश में किसी भी स्थान पर अपने बमों को, अपने हथियारों के द्वारा वहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं और उनके नगरों को नष्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक नगरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो उस ज़माने में उसने परमाणु बम गिराने के लिए हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया था, बम वर्षक विमानों का। लेकिन वर्तमान समय में हवाई जहाज़ों के प्रयोग के द्वारा तो परमाणु बम गिराए ही जा सकते हैं, लेकिन मिसाइल के प्रयोग के द्वारा भी परमाणु बमों का प्रक्षेपण किया जा सकता है। तो देखिए मिसाइलों के विकास से हमारे देश की सुरक्षा को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्य के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आया है, परमाणु ऊर्जा, प्रश्न नहीं आया है, एक शब्द आया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये क्या होते हैं? देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तात्पर्य ऐसे स्टेशनों से है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए किया जाता है। देखिए वैसे बिजली कैसे बनाई जाती है?
बिजली जो बनाई जाती है, एक तो जल विद्युत तरीका है जिसमें बहते हुए जल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है अपने देश में जिससे के द्वारा सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करी जाती है, वो है कोयले को जलाकर भाप बनाकर उसके द्वारा टरबाइन चलाकर उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। लेकिन ये परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र हैं, यहाँ पर जो परमाणु होता है उसको विखंडित करके उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग हम लोग विद्युत बनाने में करते हैं। तो कई सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश में स्थापित करे जा चुके हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, इस पॉइंट से पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। देखिए, जिस चीज़ से लाभ होते हैं उससे हानियां भी होती हैं। तो विज्ञान से केवल लाभ ही लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं, इससे हानियां भी प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी हानियां हुई हैं देखते हैं आगे। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल तथा भूजल प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशकों दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन कम हो रहा है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आगे देखते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। तो देखिए, इस ऊपर वाले पैरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास हुआ है उससे कौन कौन सी हानियाँ हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहली हानि जो इन्होंने रेखांकित की है वो है प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जैसे जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं उनसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो बेकार की चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कारखाना चल रहा है, जैसे अपने उदाहरण के तौर पर आपके गांव के पड़ोस में ईंट भट्टा है, तो ईंट भट्टे का अपशिष्ट पदार्थ क्या है? उसे धुआं निकलता है, वो धुआं ऐसे ही वातावरण में भेज दिया जाता है। या कोई बड़ी फैक्ट्री है, उससे गंदा पानी निकलता है, वो गंदा पानी जो है नदियों में बहा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण के फैलने से लोग बीमार होते हैं और जो जनजीवन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे विकास बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। ज़रूरतों के बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तो ये आवश्यकता है कि विज्ञान और तकनीक का प्रयोग इतना सोच समझ के किया जाए कि इस प्रकार की समस्याएं ना उत्पन्न हो सकें। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने अपना ये पहला जो पाठ है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको पूरा पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न जो हैं वो अगले वीडियो में करे जाएंगे। ठीक है।